हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके द पॉइंटर बुक में हम लोग देखते हैं। आइए बढ़ते हैं डियर, आज के हमारे सेशन में द पॉइंटर की इस बुक का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे दिवस हैं, कई सारे युद्धाभ्यास हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है डियर एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं द पॉइंटर का एनालिसिस डियर, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस द पॉइंटर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 3 आज हम लोग यहाँ पर दिवस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है खान जागरूकता, यानी माइंस की बात हो रही है यहाँ पर। खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका मनाया जाता है 4 अप्रैल को, ठीक है। खान जागरूकता यानी खानों में इस समय जो बढ़ती एक्सीडेंट हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये आपका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है वो इसी एक्सीडेंट को देखते हुए इसकी थीम रखी गई है सुरक्षित जमीन, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर, यानी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। इस बार की इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं, कई सारी घटनाएं खानों में एक्सीडेंट से संबंधित घटी हैं, जिसकी वजह से ये दिवस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा जो दिवस है यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा है कब मनाने की घोषणा की गई थी इस खान दिवस की जो आपके है? तो ये आपका 8 दिसंबर 2005 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। 8 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है एक प्रकार से यूएनओ की एक संस्था है, याद रखिएगा। और यूएनओ की स्थापना तो हमें पता है डियर 24 अक्टूबर को जो है 1945 में की गई थी, याद रखिएगा। यानी 24 अक्टूबर को जो है यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। कौन सा? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है डियर? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और इस बार की इसकी जो थीम रखी गई है इस दिवस की, वो रखा गया है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। क्या है? इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस इस बार इसकी थीम रखी गई है। 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों आपके दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखिएगा आज के समय में ऐसे ऐसे दिवस आपके एग्जाम में आपके सामने आते हैं जो आप लोगों ने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली उसका रीज़न ये होता है कि वो दिवस डियर आपके इस समय की घटनाओं के आधार पर डिपेंड करते हैं। जो अभी हाल ही में आपकी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के आधार पर वो दिवस आपके सामने यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका लास्ट में है 22 अप्रैल को हम लोगों ने एक दिवस सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड कौन सा आपका? अर्थ डे, ठीक है। कौन सा डियर? पृथ्वी दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के समय में ज़्यादातर आप एग्जाम में देखेंगे तो आपका विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि आज के समय में दुनिया का जो फोकस है वो इन्वायरमेंट पर है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये सारे दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं जी, यानी आपके जो पारंपरिक दिवस पहले के थे वो सारे दिवस आप भूल जाइए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाले नहीं। अभी हाल ही में आपका इसके पहले जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यानी याद रखिएगा पर्यावरण से संबंधित जो दिवस हैं वो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे बाघ दिवस हो, हाथी दिवस हो या शेर दिवस हो, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारे नोट कर लीजिएगा। और आंसर हमारा हो जाएगा इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। ये आपका थीम रखी गई है आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है ओडिशा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ओडिशा का स्थापना दिवस जो है डियर ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा का
स्थापना दिवस। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1 अप्रैल 1936 में 1936 में उड़ीसा की स्थापना की गई थी। और उड़ीसा के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं डियर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है डियर? नवीन पटनायक जी जो है इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, उड़ीसा के। उसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करें डियर, तो इसी उड़ीसा में आपका एक सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। कौन सा सूर्य मंदिर? कहाँ पर है? आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये है उड़ीसा में। इसी आपके उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। कौन सा डियर? लिंगराज मंदिर है। इसकी कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है उड़ीसा की। इसी उड़ीसा की बात करें तो एक प्रकार से ये कोस्टल स्टेट है हमारे भारत का उड़ीसा। और उड़ीसा में ही हाथियों के संरक्षण के लिए एक स्कीम चली, यहाँ पर शुरू की गई थी। उड़ीसा में ही ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा खेलों में हॉकी को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और इन्हीं की बदौलत जो है हॉकी आज हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहीं पर आपके कलिंगा स्टेडियम बनवाया गया है, याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम, जहाँ पर अभी हाल ही में आपका एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। कलिंगा स्टेडियम जो है आपका ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारे जो जनगण मन गान होता है उसमें उत्कल जो वर्ड है वो भी उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है उड़ीसा से संबंधित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा जो पॉइंट है डियर वो क्या है? तो वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना ने किसका 258वां स्थापना दिवस बनाया है? यानी भारतीय सेना के द्वारा 258वां स्थापना दिवस कौन सी सेना का मनाया गया है? तो ये आपका जो 258वां दिवस है आपका स्थापना दिवस, ये कौन सी सेना का है डियर? तो सेना चिकित्सा कोर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है 258वां, याद रखिएगा। ठीक है, 258वां किसका मनाया गया है? सेना चिकित्सा कोर का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपके भारतीय आपका जो सेना चिकित्सा कोर है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जो अर्धसैनिक बलों में सबसे पहले जिसकी स्थापना की गई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आसाम राइफल्स। क्या डियर? आसाम राइफल्स उसका नाम है। हमारे देश की सबसे पुरानी अर्धसैनिक जो बल है जिसका मुख्यालय आपके शिलोंग में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अर्धसैनिक बल सबसे पुराना है आसाम राइफल। नेक्स्ट हमारा है अगला, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम द्वारा कब से कब तक प्रथम समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाएगा? जो पहला समुद्री अभ्यास है डियर, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 26 से 30 मार्च, 26 से 30 मार्च यानी 4 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में और अरब सागर में। गोवा और अरब सागर यानी गोवा एक प्रकार से इसका केंद्र बनाया गया है। और गोवा का जो कोस्टल एरिया है वो तो आपको पता ही है कि अरेबियन सी है। ठीक है, गोवा जैसे हम जानते हैं हमारा जो मैप भारत का है, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है गोवा और ये आपका अरब सागर में पड़ता है, याद रखिएगा। तो गोवा तथा अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है, प्रथम समुद्री अभ्यास का आयोजन। और ये जो आपका गोवा है, भारत में समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य यही है, समान सिविल संहिता। लेकिन अगर अभी बात करें इसकी चर्चा क्यों है समान सिविल संहिता की, तो इस समय अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी अपने राज्य में समान सिविल संहिता को लागू करने की घोषणा की गई है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 से संबंधित है डियर, आर्टिकल 44 से। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा गोवा से संबंधित। और गोवा के मुख्यमंत्री इस समय कौन हैं, एक बार कमेंट में आंसर छाप के बताइएगा, क्योंकि अभी हाल ही में गोवा में भी चुनाव हुआ था और हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे जो 5 राज्य हैं उनके चुनाव के बारे में। तो एक बार गोवा में मुख्यमंत्री कौन है उसका नाम कमेंट कीजिएगा सारे लोग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, कि किस देश की नेशनल असेंबली को, कौन सी देश की नेशनल असेंबली को डियर यहाँ पर भंग कर दिया गया है? कौन से देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीतियों की बुराई करते हैं डियर, लेकिन याद रखिएगा आज के समय में हमारे देश में अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है हमारे देश की सरहद की सुरक्षा, हमारे देश की बॉर्डर की सुरक्षा। उसका रीज़न ये है
क्योंकि आज हमारे देश के आसपास अगर आप नज़रें डालेंगे, हमारे देश के जो चारों तरफ के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। वो हमारे देश की अगर हम बाहर बात करें, तो अगर हम बात करें हमारे देश की जो बाहर जो देश हैं डियर, इस तरफ आपका चाइना है, यहाँ पर आपका जो है इस तरफ म्यांमार है, जो एक प्रकार से जहाँ पर आर्मी रूल्स यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं म्यांमार में, और इस प्रकार से वो भारत का भी दुश्मन बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरफ आपका एक देश है जिसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान भारत का पैदाइशी दुश्मन है। 1947 से आज तक 4 युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान से, हर बार मार खाता है लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से इसको एक ऐसा व्यक्ति कहते हैं जो मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता है। और उसके अलावा ये आपका जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है जहाँ से अफगानिस्तान लगा हुआ है, अफगानिस्तान में शासन है तालिबानियों का। और नीचे अभी हमने देखा है कि हमारा जो देश के सबसे नीचे है श्रीलंका, वहाँ पर भी इस समय आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई है, पूरे देश में स्थिति नियंत्रण में नहीं है, वहाँ की कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। यानी आप बात कर सकते हैं सारे आपके जितने भी अगल बगल देश हैं, हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर कंडीशन अच्छी नहीं है, वैश्विक स्थिति अच्छी नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो बॉर्डर है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर एक देश और भी है बांग्लादेश, जिससे हमेशा भारत में मानवीय घुसपैठ होती रहती है, कई सारी चीज़ों की तस्करियाँ होती रहती हैं। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे देश की सरहद सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सरहद सुरक्षित रहेगी तभी हम अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर। और इसीलिए याद रखिएगा, ये आपका एक देश अभी हाल ही में वहाँ पर फिर से अव्यवस्था ने जन्म लिया है। और कौन सी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, तो उस नल्ले देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है डियर? उसका नाम है पाकिस्तान। अव्यवस्था की बात तो यहाँ पर एक केवल कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अव्यवस्था रहती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर व्यवस्था का तो कोई नामो निशान होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब देखो तब आर्मी रूल लागू हो जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम शासन जो है आर्मी ने किया है। एक्चुअली कहते हैं अगर किसी चीज़ की नींव ही खराब हो, अगर किसी देश के स्थापना की जो नींव है वो ही गड़बड़ हो, तो वो देश सुकून में कैसे रह सकता है। और जो देश हिंसा के बल पर बना हो वो इस प्रकार से आर्मी के शासन में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति संविधान के हिसाब से चलने की कोशिश ही नहीं करेगा। और इसी पाकिस्तान में जो है अभी हाल ही में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। इमरान खान जो हैं उनको उनके पद से हटा दिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और नए जो मुख्यमंत्री वहाँ के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं उनका नाम है शाहबाज। क्या नाम है डियर? उनका नाम है शहबाज, याद रखिएगा, जो इस समय नए वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहाँ पर 2 प्रधानमंत्री रहते हैं, एक पंजाब प्रांत में अलग रहता है और दूसरा जो है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो अलग रहता है। तो ये जो शहबाज जी हैं ये पहले भी पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है डियर वहाँ पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और अब नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने वहाँ पर एक प्रकार से सत्ता संभाली है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है तो आप सभी को पता है, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद याद रखिएगा। और पाकिस्तान एक प्रकार से आतंकवादियों का गढ़ है, और इसी देश में हाल ही में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल है पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। FATF का तो मतलब समझते ही होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसी की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है पाकिस्तान को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पाकिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नया जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो गुलजार अहमद को नियुक्त किया गया है। लेकिन अभी आपको हमने बताया जो इस समय फिर से वास्तविक प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शहबाज। ठीक है, शहबाज उनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये भी भारत के पड़ोसी देशों की अव्यवस्था से है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, यानी कैबिनेट में जितने भी लोग थे सभी ने इस्तीफा दे दिया है, और ये देश कौन सा है? पहली जगह नेशनल असेंबली भंग हुई है, और दूसरा हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि कौन से देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा डियर, क्योंकि ऐसी अव्यवस्थाएं इस समय पूरे विश्व में कई सारे देशों में चल रही हैं। ठीक है, तो
कौन से देश के कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है डियर? तो उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के जो जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, वहाँ की अव्यवस्था के कारण, वहाँ के आर्थिक आपातकाल के कारण, वहाँ पर बढ़ती इस समय महंगाई के कारण वहाँ की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो दो भाई हैं, इस समय जो पूरे श्रीलंका का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था केवल दो लोगों के हाथों में है, दो भाइयों के हाथों में है डियर। पूरी श्रीलंका की शासन व्यवस्था वो अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। एक राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, दूसरा प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, यानी दोनों भाइयों के द्वारा पूरी श्रीलंका की सरकार इस समय चल रही है, जहां पर इस समय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। पूरे देश में हिंसा जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इसी देश में कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है। दोनों पॉइंट ध्यान से समझिएगा, एक में कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, दूसरे में नेशनल असेंबली भंग हुई है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तालिबान ने अफगानिस्तान में किस खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की है? कौन सी खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है तालिबान के द्वारा? जो कौन से देश में है? तो अफगानिस्तान में डियर। तो वो कौन सी खेती है? तो वो है अफीम की खेती। ठीक है, यानी एक प्रकार से दुनिया के लिए सबसे बड़े अफीम खुद तालिबानी है और उन्होंने अफीम की खेती पर अफगानिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया है डियर। याद रखिएगा, ये वही तालिबानी है जिनके द्वारा 2001 में भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति को खंडित किया गया था, बामियान की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये वही तालिबानी है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के पूरे क्षेत्र पर हिंसा के द्वारा अधिकार कर लिया है। ये वही तालिबानी है जिन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया है। और आज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, भारत अब चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और जहाँ पर ज़रूरत है एक मजबूत सैन्य संरक्षण की, एक मजबूत विदेश नीति की हमारे देश की। तो ये कौन सा देश है? तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान में उसने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डियर यहाँ पर अफीम। अफीम की फैक्ट्री भारत में कहाँ पर है? अफीम की फैक्ट्री भारत में कहाँ पर है? ये आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये सारे लोगों को याद होगा, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। अफीम की फैक्ट्री हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय कहाँ पर है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बारे में। किसके बारे में? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। इसका जो आयोजन है डियर अभी हाल ही में कब से कब तक किया गया था? तो 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में, 4 मार्च से 3 अप्रैल, लगभग 1 महीने तक इसका आयोजन हुआ था इस आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का, जिसमें इस बार की विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया बनी है, इंग्लैंड को हरा करके। इंग्लैंड को हरा करके इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है डियर? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया है इस आपके क्रिकेट विश्व कप का, और इस बार का इसका विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस बार इसका विजेता बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो पुरुष विश्व कप दुबई में जिसका आयोजन किया गया था उसको भी इस बार किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है इस विश्व कप को कितनी बार जीत चुकी है? तो 7वीं बार। और इसने पराजित किसको किया है डियर? तो कौन सा उपविजेता बना है? तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को पराजित किया है कितने रनों से डियर? तो 71 रनों से, याद रखिएगा। यानी इंग्लैंड की महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कितने रनों से पराजित किया? तो 71 रनों से पराजित किया है। और इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में, इस विश्व कप में टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था। दोनों पॉइंट यहाँ पर आप याद रखिएगा। सबसे पहले ये आपका जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर विजेता कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उपविजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। कितने टीमें शामिल हुई थी? 8 टीमें। फाइनल में कितने रनों से पराजित किया गया? 71। और आयोजन कहाँ पर किया गया था डियर? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इतने पॉइंट आपको इस विश्व कप से याद रखने हैं। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें डियर, क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में इस समय हमारे बीसीसीआई यानी हमारे इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सौरभ गांगुली।
क्या नाम है डियर? सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली को जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में सबसे बड़ा सेकंड आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम की उद्घाटन की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। याद रखिएगा, कहाँ पर डियर? जयपुर में उद्घाटन किया गया है। यानी अगर हमने यहाँ पर कह दिया दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, इसका मतलब आपके दिमाग में पहला जरूर आएगा कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। कहाँ पर डियर? अहमदाबाद, जिसको बाद में नाम दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष का नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह उनका नाम है, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जो है एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में की गई है। याद रखिएगा, एसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित, बीसीसीआई एसीसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा इसी में है, इस विश्व कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन सा डियर? प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, किसे चुना गया है? तो एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, एलिसा हेली, उन्हीं को चुना गया है क्योंकि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग 509 रन बनाए हैं। कितने? 509 सर्वाधिक रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में और इसी वजह से इनको जो है इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। और इन सबसे ज़्यादा रन बनाने के अलावा अगर हम बात करें डियर हमारे देश के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा 6 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। उसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट टेकर जो हैं उनका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है डियर? झूलन गोस्वामी। और इस वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, 43 विकेट इन्होंने लिया है। याद रखिएगा, दूसरी सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी भी कौन है? तो उनका नाम है झूलन गोस्वामी। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है कि विश्व कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिए इस तरह से? तो यहाँ पर सोफी एक्सेलस्टोन ने लिया है, इंग्लैंड की सोफी एक्सेलस्टोन ने लिया है, 21 विकेट इन्होंने लिया है। याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है पेरिस मैराथन 2022। कौन सा डियर? पेरिस मैराथन 2022 में महिलाओं की श्रेणी में कौन विजेता बनी है? पेरिस मैराथन में महिलाओं की श्रेणी में किसने जीत लिया इसको? तो उसका नाम है जूडिथ जेप्टम। क्या नाम है डियर? जूडिथ जेप्टम उनका नाम है। और कौन सी देश से हैं? तो ये आपके बिलोंग करती हैं केन्या से। केन्या यानी आपके एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या। याद रखिएगा, ठीक है, यहीं से बिलोंग करती हैं जूडिथ जेप्टम, जो केन्या से संबंधित हैं, जिन्होंने पेरिस मैराथन 2022 को जीत लिया है महिलाओं में। और इसी पेरिस में आपका 2024 में होने वाला है डियर ओलंपिक। कौन सा? ओलंपिक होने वाला है इसी पेरिस में। याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस प्रतियोगिता में पुरुषों की श्रेणी में विजेता कौन बना है? तो पुरुषों की श्रेणी में विजेता बने हैं डेशो गास्मिसा। क्या नाम है? डेशो गास्मिसा जो है इथोपिया के हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। इनके कंट्रीज के नाम जो है इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेशो किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में पेरिस मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इथोपिया। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र ने गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसकी नियुक्ति की है? तो उनका नाम क्या है डियर? उनका नाम है अरुणाभ घोष। एक्चुअली इसका रीजन है इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि ये एक भारतीय हैं और भारतीय होना अपने आप में गर्व का विषय है। और भारतीय की नियुक्ति अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है डियर। और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में अरुणाभ घोष की जो है नियुक्ति की गई है। और यह जो विशेषज्ञ समूह को कब लॉन्च किया गया था?
तो इसको लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2022 में। 31 मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। अनुराग घोष को इसका मेंबर घोषित किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारा है, इस समूह में टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल मेंबर जो हैं वो 16 देश हैं। कितने हैं डियर? 16 मेंबर हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैथरीन मैककेना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। उसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? किसके की बात की जा रही है? तो महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डियर, और ये नियुक्त किया गया है एंथनी हेरेडिया को। किसको? एंथनी हेरेडिया को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, एमडी और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नेक्स्ट हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी जिसका नाम क्या है डियर? तो इसका नाम है फेवएक्स। क्या नाम है? फेवएक्स इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है। और अभी हाल ही में इसका सीईओ किसको बनाया गया? तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पहले भी हमने बताया था, अगर किसी भारतीय मूल की नियुक्ति किसी भी इंटरनेशनल या देश से बाहर किसी भी जगह पर होती है, किसी बड़े स्थान पर, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, यानी उस व्यक्ति को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये आपका विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है फेवएक्स, और इसका अभी हाल ही में नया जो सीईओ बनाया गया है उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है डियर? राज सुब्रमण्यम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? श्रीराम चौलिया। इनको हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर श्रीराम चौलिया जो हैं क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आपसे उस दिन हमने पूछा भी था कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो उसका नाम है, जिन्होंने नहीं याद किया है याद कर लीजिएगा, उसका नाम है एग्जाम वॉरियर। क्या नाम है डियर? एग्जाम वॉरियर उसका नाम है, और कई सारे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर उसका नाम है। नेक्स्ट हमारा है, हरियाणा सरकार के किस योजना के तहत फसल बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है डियर? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत में। किसके अंतर्गत? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार यानी हमारी छोरियां छोरों से कम है कि आप देखेंगे पूरे विश्व में हमारे देश की जो महिलाएं जलवा दिखा रही हैं, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, हर खेल में भारतीय महिलाओं ने जो जलवा दिखाया है, उन खेलों में ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब से हैं। यानी हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में महिलाओं को एक प्रकार से विशेष प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, और पूरे देश से ऐसे खिलाड़ी निकलने चाहिए जितने हरियाणा से निकलते हैं। हमारा भी स्थान वो चाइना और अमेरिका के साथ में उनसे पहले भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन की, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाने की। चलने वाले बहुत हैं। तो ये आपके हमारे सरकार के द्वारा जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए कि आखिर सारे खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब से ही क्यों हैं, हमारे राज्य से भी तो हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पर लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ से भी तो हो सकते हैं। तो ये प्रयास गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, और फिर वो दिन दूर नहीं है जब अंक तालिका में, जिस अंक तालिका में हम 25वें स्थान पर थे ओलंपिक में, उस अंक तालिका में, पैरा ओलंपिक में, उस अंक तालिका में हम पहले स्थान पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ पार कर चुकी है, और हम अभी ओलंपिक में पदक तालिका में इतने नीचे अच्छी बात नहीं है। तो याद रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना एक प्रकार से इसी के अंतर्गत फसल जो आपका है फसल बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कौन सा डियर? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है?
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है तो इसका 5वां संस्करण है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, यह आपका अंतर्राष्ट्रीय विषय पर है। कौन सा डियर? 5वां आपका शिखर सम्मेलन है जो बिम्स्टेक का इस बार आयोजन किया गया है और इसमें इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है बिम्स्टेक की। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो क्या रखा गया है? एक लचीला क्षेत्र की और समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, इसका इस बार का थीम रखा गया है बिम्स्टेक का। और बिम्स्टेक में आपकी जो इसकी स्थापना है, ये आपकी स्थापना का कौन सा वर्ष है बिम्स्टेक का? तो ये इसका 25वां वर्ष है। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है, याद रखिएगा। और इसका इस बार जो बिम्स्टेक है इसका पूर्ण रूप क्या है? बिम्स्टेक का जो पूरा रूप है डियर उसका नाम क्या है? तो इसका रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी कम लोगों को याद होता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एग्जाम में तो नहीं आता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया यहाँ पर ब्रिक्स, तो मैक्सिमम लोग समझ लेते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कंट्री को, हो सकता है यहाँ पर भी हम उसी कंट्री को ही कैलकुलेट करते हों और साथ इसमें देश हैं, इसी वजह से कन्फ्यूजन होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसी बातें नहीं हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और इसके टोटल मेंबर तो 7 हैं, जो यहाँ पर इनके लेटर्स की संख्या है, जिसमें आपके भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रकार से यहाँ पर अगर हम थाईलैंड को छोड़ दें, थाईलैंड को अलग कर दें और श्रीलंका को अलग कर दें, तो ये सब आपके जो देश हैं, म्यांमार को अलग कर दें, तो ये सभी आपके जो देश हैं एक प्रकार से भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल 7 देश हैं। 25वां स्थापना दिवस है, 5वां इसका संस्करण है बिम्स्टेक का। श्रीलंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। 5वें सम्मेलन में भारत ने बिम्स्टेक सचिवालय को कितनी राशि दी है? कितनी राशि देने की घोषणा की है डियर? तो उसका नाम कितनी राशि? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की घोषणा की गई है। और इसमें कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत द्वारा इसमें 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो 3 जो समझौते हैं उनका नाम क्या है डियर? तो ये समझौते हैं, पहला आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक समझौता। दूसरा है राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी जो राजनयिक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए जो एक प्रकार का समझौता किया गया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा सिविल सर्विसेज के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर हमारे देश के आसपास के जो पड़ोसी देश के IAS PCS ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हमारे देश में करवाई जाती है, यानी एक प्रकार से प्रशिक्षण के लिए समझौता किया गया है। और तीसरा है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना के लिए प्रबंध पत्र। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके समझौते हुए हैं, 3 आपके इंपॉर्टेंट इस बिम्स्टेक में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा संबंधित है नेक्स्ट पॉइंट विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान क्या एक प्रकार से कह सकते हैं, कई सारे विज्ञान एंड यानी साइंस एंड टेक से संबंधित हैं, जिसमें पहला आपका भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है वरुण युद्धाभ्यास। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंडिया और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और वरुण के लिए किस संस्करण का आयोजन किया गया डियर? तो ये इसका 20वां संस्करण है वरुण युद्धाभ्यास का। कौन सा संस्करण है? तो 20वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है इस युद्धाभ्यास का, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर जितने भी आपके पॉइंट हैं। और हमने युद्धाभ्यास में आपके साथ कई सारी चीज़ें डिस्कस किया था। अगर पहले बात करें मालाबार युद्धाभ्यास की, तो जिसकी शुरुआत 1992 में केवल और यहाँ पर अमेरिका और इंडिया के द्वारा 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। उसी में बाद में 2015 में डियर जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया था। इस तरह से 4 देश हो चुके हैं मालाबार युद्धाभ्यास में। उसके अलावा भारत और रूस के साथ में, इंडिया और रूस के साथ में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है इंदिरा युद्धाभ्यास। उसके अलावा अभी हाल ही में आपका जो है एक युद्धाभ्यास जो है जापान के साथ हुआ था, भारत और जापान के बीच में। तो उसका जो भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास होते हैं उनमें आपका धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, उसके अलावा जाइमेक्स युद्धाभ्यास, जापाड युद्धाभ्यास,
ये सारे होते हैं किसके बीच में, तो भारत और जापान के बीच में होते हैं। उसके अलावा जो और भारत के काफ़ी पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का भारत के पड़ोसी देशों के साथ युद्धाभ्यास होता है। अभी हाल ही में आपका खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, 10 तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके युद्धाभ्यास होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पॉइंट में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है, याद रखिएगा। अगला हमारा है दोनों देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब की गई थी डियर, तो ये आपका मालाबार युद्धाभ्यास से 1 वर्ष बाद यानी 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1993 में। अगला हमारा जो युद्धाभ्यास है भारत सेशल्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है डियर, तो इसका नाम है लामितीय 2022। क्या नाम है, लामितीय 2022 इसका नाम है, जो इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत और किसके बीच में है, तो भारत और सेशल्स की सेना के बीच में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सेशल्स के एक प्रशिक्षण केंद्र में, सेशल्स के प्रशिक्षण केंद्र में सैन्य शिविर में इसका आयोजन किया गया है, सेशल्स में, याद रखिएगा इस लामितीय अभ्यास का। अगला हमारा है क्वेश्चन न्यायिक आदेश। अगला हमारा है डियर न्यायिक आदेश प्रसारित करने के लिए किस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो हमने आपको डिस्कस किया था डियर। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फास्टर। क्या नाम है, उसका नाम है फास्टर, जो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायिक आदेश प्रसारित करने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है फास्ट सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसका नाम है फास्टर। इसका फुल फॉर्म जी छाप लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है और फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि नई स्थापना है और फुल फॉर्म बनने की संभावना है डियर। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फास्ट सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरी बार सभी एटीएम में कैसेट स्वैप के कार्यान्वयन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये समय सीमा बढ़ाई गई है 31 मार्च 2023 तक के लिए, ठीक है। 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके हेड हैं शक्तिकांत दास। कौन है डियर, शक्तिकांत दास हैं इसके हेड, याद रखिएगा। और इसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया था। 1926 में यंग कमीशन के आधार पर, 1934 के अधिनियम के आधार पर इसका गठन 1935 में किया गया था, और साथ में ही 1949 में डियर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। आरबीआई एक प्रकार से भारत का कंट्रोलिंग बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो एक प्रकार से सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, कई प्रकार के लाइसेंस जारी करता है आरबीआई। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आरबीआई से संबंधित। और पहले इसके गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे। भारत और पाकिस्तान के बैंक के रूप में इसने काम भी किया है आरबीआई ने, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं आरबीआई से संबंधित। और इसने एटीएम में कैसेट स्वैप के लिए उसकी समय सीमा को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है, 31 मार्च 2023 तक के लिए। यहाँ पर इसकी जगह पर समय सीमा 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष भी दी जा सकती है। तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया डियर, तो 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने कितनी परियोजनाओं हेतु जापानी ओडीए ऋण प्रदान करने के लिए भारत के साथ में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके द्वारा समझौता किया गया है, तो याद रखिएगा जापान के द्वारा। उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है जापान, पूर्व का एक बहुत ही बड़ा और एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी शक्तिशाली देश है। छोटा सा देश है लेकिन काफ़ी शक्तिशाली है, कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बसा हुआ है यहाँ पर जापान, ठीक है। उसके अलावा 2 परमाणु हमलों को भी झेल चुका है जापान। दिन भर ये एक प्रकार से प्राकृतिक भूकंप झेलता है, इस प्रकार से फिर भी अपने आप को संभाल के रखा हुआ है और एक प्रकार से दुनिया में महाशक्ति विकसित देश के रूप में एशिया का एकमात्र विकसित देश है जापान। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी जापान के द्वारा अभी हाल ही में ऋण समझौता भारत के साथ किया गया है। कितने ऋण समझौते, तो 7 समझौते किए गए हैं। कितने डियर, 7 समझौते किए गए हैं, याद रखिएगा जापान और भारत के बीच में। वो समझौते क्या हैं, तो आइए देखते हैं।
सबसे पहला जो समझौता है, ये समझौते मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये समझौते काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट याद रखिएगा। पहला जो समझौता है वो है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, पहला जो है आपका समझौता है। दूसरा है चेन्नई मेट्रो परियोजना, यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत कौन से देश के सहयोग के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। दूसरा है चेन्नई मेट्रो परियोजना। तीसरा है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना डियर, ये इसका समझौता किया गया है भारत और जापान के साथ में। उसके अलावा उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, मतलब उत्तर पूर्व का मतलब होता है जो पूर्वोत्तर के हमारे जो राज्य हैं पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क को एक प्रकार से परिवहन को तेज करने के लिए सड़क कनेक्टिविटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए तमिलनाडु जैव संरक्षण विविधता संरक्षण और हरित परियोजना, कहाँ पर, तो तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण याद रखिएगा, और हरित परियोजना की जो है एग्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा आसाम में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, आसाम में स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। उसके अलावा उत्तराखंड में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के लिए समझौता किया गया है। यहाँ पर इन सारे जितने समझौते हैं, इन समझौतों के अलावा भी आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपके भारत और जापान के बीच में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण समझौता कहाँ पर किस राज्य के लिए किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आसाम के लिए किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के लिए समझौता उत्तराखंड के लिए किया गया है। उसके अलावा जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौता तमिलनाडु के लिए किया गया है। सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए समझौता उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया है। जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना का समझौता बेंगलुरु के लिए किया गया है, और मेट्रो परियोजना का समझौता चेन्नई के लिए किया गया है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेव होना चाहिए डियर, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगला हमारा है, नेक्स्ट हमारा है महिलाओं के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम। कौन सा डियर, महिलाओं के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नेबेट इंडिया ने, कौन सा डियर, नेबेट इंडिया ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है, कौन से बैंक के साथ में समझौता किया गया है, तो उसका नाम क्या डियर, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, किसी भारतीय के द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। और नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर में RBI के परामर्श के आधार के माध्यम से कितना फंड सुरक्षित करने का फैसला किया है। आधार के माध्यम से कितना फंड सुरक्षित करने का फैसला किया है, तो वो है 8.45 लाख करोड़ रुपीज, लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया को संरक्षित करने का फैसला किया गया है, याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, किस वित्त वर्ष 2022 के लिए, यानी आपका जो ये वित्तीय वर्ष है 2022-23 के लिए नियोजित कुल उधारी का कितना प्रतिशत है, तो वो है 60%। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने माल और सेवाओं में बाहरी वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति 15 से 20 को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया है, तो इसको विस्तारित किया गया है 2022 के सितंबर तक के लिए। इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाल कौन रहा है, तो उनका नाम क्या है डियर, उनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है, पीयूष गोयल उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, पीयूष गोयल। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर, इस प्रकार से याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सामने, जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डियर, ये सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा डियर सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक स्टेटस नहीं लगाया है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने सूचना के अंतर नियामक आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग और पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये समझौता किया गया है IRDAI के साथ में, यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ में ये समझौता
किया गया है इरडाई के साथ में। हंगरी के प्रधानमंत्री पद के लिए किसकी नियुक्ति की गई है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, विक्टर अर्बन के लिए। और उन्होंने कितनी बार चुनाव जीता है, तो ये चौथी बार है, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी क्या है डियर, तो बुदापेस्ट है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार जितने भी दोस्त हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी लोगों तक सेशन को पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत ही जल्द हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेखपाल की जो है डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सो बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से लाइव क्लासेस आप सभी लोगों के लिए लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।